हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान हाशिम है। और कुछ दिन पहले जो है मैंने एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें यह दिखाया गया था कि जो चाइना की पोर्ट्स हैं, तो वहाँ जो कंटेनर्स हैं, सॉरी जो शिप्स हैं, बड़ी तादाद में रुके खड़े हैं। और उसकी वजह से अभी मैं वो पिक्चर दोबारा आपको दिखाऊंगा, और उसकी वजह से एक ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन है उसका क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और फिर मैंने ये भी बताया, ये और 3 अदर फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन का सबब बन रहे हैं, और मतलब ग्लोबल लेवल पे। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, तो ये वो वीडियो इस सिलसिले में बनाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ना वो तस्वीर दिखाता हूँ, और फिर थोड़ा सा उस पर ना हम बात करेंगे। तो ये तस्वीर है बेसिकली। आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लैंड चाइना है, और ये सारे जो है ना ये शिप्स हैं जो क्लियरिंग के लिए ना वेट कर रहे हैं, और इनकी क्लियरिंग नहीं हो पा रही। और उसकी मेन वजह जो है ना वो चाइना की जो कोविड पॉलिसी है उसकी वजह से। और कुछ लोगों के ख्याल में कि ये चाइना जो है इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसको पता है कि ये जो शॉक है ये वहाँ जो मतलब वेस्ट में स्पेशली फील किया जा सकता है, कि उसकी वजह से मतलब जो सप्लाई का सिस्टम जो है, स्पेशली कमोडिटीज की सप्लाई का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये चाइना की जो स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी है उसकी वजह से है, क्योंकि खुद चाइना के अंदर भी इसकी वजह से जो है वो मतलब इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, और वहाँ भी जो है ना जो कमोडिटीज की सप्लाई है वो मुतासर हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साउथ कोरिया है, और ये चाइना की पॉलिसी की वजह से ये साउथ कोरिया के यहाँ भी ये जो कंटेनर हैं ये जैम्ड शक्ल में मौजूद हैं। खुद साउथ कोरियन जो हैं वो जो पोर्ट्स हैं वो वैसे भी बहुत मसरूफ रहती हैं, लेकिन इतना वहाँ वहाँ फिर भी रश नहीं मौजूद। और फिर ये ताइवान है, और ताइवान की पोर्ट्स के पास, ताइवान भी बहुत इंटरनेशनल ट्रेड में एक एक्टिव प्लेयर है, तो लाजमी बात है यहाँ भी बहुत ज़्यादा शिप मौजूद होंगे। लेकिन कंपैरेटिवली इनकी तादाद इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुछ कमेंटेटर्स के बकौल कि ये जो शिप्स हैं ये मतलब जो यहाँ रुके खड़े हैं ये भी असल में ये चाइनीज़ पोर्ट पे क्लियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, ये उनका पर्पज़ है। तो एक तो ये सबब हो गया कि क्योंकि चाइना की कोविड स्ट्रेटजीज की वजह से जो कंटेनर्स हैं वो या जो शिप्स हैं वो चाइना के पोर्ट्स पे आके रुक गए हैं, तो ग्लोबल लेवल पे जो शिप्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है, और लॉजिस्टिक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं कमोडिटीज़ की, वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो सप्लाई शॉक जो है वो फील कर रहा है। जो दूसरा जो सबब है वो यूक्रेन की जो वॉर है, रशिया यूक्रेन की वॉर, उसकी वजह से भी जो है ये स्पेशली जो यूरोप है वो फेस कर रहा है जो क्राइसिस। एक तो रीज़न ये है कि यूक्रेन और रशिया ग्लोबल लेवल पर बहुत ही एक्टिव प्लेयर थे इन टर्म्स ऑफ क्या ना जो फर्टिलाइजर्स की एक्सपोर्ट के हवाले से, और सोयाबीन के एक्सपोर्ट के हवाले से भी यूक्रेन एक एक्टिव प्लेयर था। तो वो भी डिस्टर्ब हुई है। दूसरा ये है कि यूक्रेन की बहुत ज़्यादा जो कमोडिटीज़ की जो सप्लाई थी वो यूरोप की तरफ थी, तो वार की वजह से वो सारा का सारा वो सिलसिला रुक गया। और फिर रशिया रशिया भी एक ग्लोबल जो कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट है उसमें किसी हद तक मौजूद है, तो लाजमी बात है कि उसका भी मतलब जो रशिया पे सैंक्शन लगे हैं तो उसके नतीजे में एक तरह से मतलब उसका जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। और दूसरा ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी का हमारे यहाँ ये मतलब होता है कि जब क्राइसिस आया था कोविड का और बिजनेस एक्टिविटी सारी ठप हो गई थी, तो उससे ये हुआ कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपने शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने अपनी मनी को लिक्विडेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो मतलब पहुंचाई, मतलब जो सपोर्ट है। दूसरी बात ये हो गई, ये थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी के अंदर के इंटरेस्ट रेट को ना बहुत हद तक कम रखा गया, कि जो बिजनेसेस हैं उनकी तरफ मनी सप्लाई इजी रहे, और वो जो है ना क्या कहते हैं कि ये मतलब फाइनेंसिंग के कॉन्स्ट्रेंट ना फील करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, जैसे इकोनॉमी ठीक होने लगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएं। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टर्स को और कंज्यूमर्स की जो जो फाइनेंशियल पोजीशन है
उसको मेंटेन कर रखने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी रखी जाती है। और इसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स 101 में भी पढ़ते हैं कि जब क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी होती है तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये एक आम सा सबक है जो हम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी जो कोविड के दौरान रही और अभी तक मौजूद है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ फील की जा रही। अच्छा, जो तीसरा है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, स्पेशली कोविड के बाद के जब लोग जो है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहाल हुई हैं तो ऑयल प्राइसेस पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और स्पेशली फिर जब ये रशिया पे सैंक्शंस लगे तो उसकी वजह से भी जो ऑयल प्राइसेस है उसमें एक बेबहा इजाफा हुआ, कि क्योंकि रशियन जो ऑयल था वो ग्लोबल मार्केट में नहीं आ सका, और दूसरा जो है जो सप्लाई थी, जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स थे वो ऑयल के, तो उनकी भी सप्लाई जो है वो अभी तक उसी लेवल पर है, वो नहीं बढ़ा रहे। और गल्फ कंट्रीज ने अभी तक नहीं बढ़ाई, और वो मैं किसी और वक्त पर उस पर हम बात करेंगे कि गल्फ कंट्रीज इस वक्त जो है वो यूएसए से और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उससे क्या उन्होंने शराइत रखी हुई है कि अगर वो शराइत पूरी हो तो फिर हम ऑयल की सप्लाई बढ़ाएंगे, अदरवाइज वो रशिया के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं, और ये भी हम मतलब गुज़श्ता 40-50 साल से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में इजाफा कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इजाफा लाता है। अच्छा, और जो पांचवा फैक्टर है वो ये है कि अब मतलब कल ही जो यूएसए बेस्ड जो सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स की जो परसेप्शन है वो चेक की गई है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर क्राइसिस, तो सॉरी फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में, तो उनकी ना एक्सपेक्टेशन हाई है। और इसी तरह जो कल ही क्या कहते हैं, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने एक्सपेक्ट किया है कि तकरीबन 10% इंटरेस्ट रेट होगा, जो मतलब इन 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 कमिंग मंथ्स, कमिंग वीक्स। तो रीजन इज दैट इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रही है। तो अगर 10% इन्फ्लेशन हो जाती है यहाँ, और यूके जैसे यूएसए के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो भी बढ़ेंगे, और जो गवर्नमेंट्स बढ़ाएंगी, जिसको हम कहते हैं कि एक तो मॉनेटरी डिसिप्लिन कायम करने के लिए, और दूसरा पर्पज ये होता है कि इन्फ्लेशन को ना कर्ब किया जाए। तो अगर वो इन्फ्लेशन मनी सप्लाई की वजह से है, अगर वो इन्फ्लेशन सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ती है। तो जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं वहाँ जो वो लाजमी बात है कि वहाँ भी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का इम्कान मौजूद है। वो उस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। तो अगर मतलब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो जो कमोडिटीज़ हैं कि जो सप्लाई शॉक फेस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, तो उनकी भी प्राइसेस बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। तो ये जो है मतलब इंटरेस्ट रेट के ग्लोबल लेवल पे जो एक्सप्लेनेशन है, और उम्मीद है कि ये आपके सवाल का इसमें ना जो है क्या कहते हैं कि रीजनेबल आंसर इसमें दस्तयाब होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको आंसर कर सकूँ, अगरचे कि टाइम की कॉन्स्टेंट्स मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।